हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करती हूँ आपका हमारे YouTube चैनल CCA एकेडमी पे। आज मैं आपके लिए साइकोलॉजी के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई हूँ जो प्रीवियस HP टेट एग्ज़ाम्स में पूछे गए। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी? जो प्रायोगिक मनोविज्ञान है उसके जनक किसको बोला जाता है? ऑप्शन है हमारे पास विलियम वुंट, सेकेंड ऑप्शन विलियम शेल्डन, थर्ड ऑप्शन सिगमंड फ्रायड एंड लास्ट नन ऑफ दीज। ठीक है, तो जो फादर हैं प्रायोगिक मनोविज्ञान के एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के वो कौन है? वो है विलियम वुंट। तो विलियम वुंट रहेगा हमारा राइट आंसर। और ये जो विलियम वुंट है इनको फादर ऑफ साइकोलॉजी भी बोला जाता है, मनोविज्ञान के जनक भी बोला जाता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि मनोविज्ञान के जनक कौन है या हु इज़ कॉल्ड फादर ऑफ साइकोलॉजी, तो फादर ऑफ साइकोलॉजी भी विलियम वुंट ही हैं। और एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी प्रायोगिक मनोविज्ञान के फादर या जनक वो भी विलियम वुंट ही हैं। ठीक है, क्योंकि हम पढ़ते हैं स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान के संप्रदाय के बारे में हम पढ़ते हैं, उसमें स्ट्रक्चरलिज्म आता है, एक संरचनावाद आता है, एक स्कूल ऑफ साइकोलॉजी जिसमें विलियम वुंट का ही योगदान है। मतलब स्ट्रक्चरलिज्म के फाउंडर भी कौन है? विलियम वुंट। तो ये भी आपने याद रखना है कि स्ट्रक्चरलिज्म के फाउंडर भी विलियम वुंट ही है। ठीक है, स्ट्रक्चरलिज्म संरचनावाद के जो फाउंडर हैं दैट इज विलियम वुंट। ओके, और विलियम वुंट ने ही इंट्रोस्पेक्शन मेथड भी दिया है। इंट्रोस्पेक्शन मेथड, आत्मनिरीक्षण का जो मेथड है दैट इज आल्सो गिवन बाय विलियम वुंट। तो आत्मनिरीक्षण या इंट्रोस्पेक्शन का मेथड भी विलियम वुंट ने ही दिया है। ठीक है, और इनको फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी क्यों बोला गया? क्यों विलियम वुंट को ही फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी बोला गया? ये भी तो क्वेश्चन अराइज होता है, उन्हीं को ही क्यों बोला गया, औरों को क्यों नहीं बोला गया? एक तो पहली बात कि वो स्ट्रक्चरलिज्म से बिलोंग करते थे, मतलब उनके फाउंडर थे, और स्ट्रक्चरलिज्म में ही इन्होंने एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी की बात की थी। एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी मीन्स प्रायोगिक मनोविज्ञान। मतलब एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी इसलिए बोला गया विलियम वुंट को क्योंकि उन्होंने फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल लैब सेटअप की थी। ठीक है, सबसे पहले जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल लैब जो सेटअप हुई थी वर्ल्ड में वो विलियम वुंट ने की थी। कहाँ पे की थी? वो की थी एट लिप्जिग, जर्मनी। लिप्जिग एक प्लेस है जर्मनी में, वहाँ पे इन्होंने एक एक्सपेरिमेंटल लैब सेट की इन 1879 में, 1879 में सेटअप की। ठीक है, तो यहाँ से आपसे बहुत से क्वेश्चन फॉर्म हो रहे हैं एक ही क्वेश्चन में से। देखिए, जैसे बोल दिया कि विलियम वुंट को बोल दिया फादर ऑफ साइकोलॉजी, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, इंट्रोस्पेक्शन मेथड किसने दिया, या फर्स्ट साइकोलॉजिकल लैब किसने एस्टेब्लिश की? तो वो भी विलियम वुंट ने ही एस्टेब्लिश की। एक हमारे पास यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है विलियम शेल्डन। तो जो विलियम शेल्डन है इन्होंने दी है थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी की थ्योरी दी है। मतलब व्यक्तित्व का सिद्धांत जो है वो किसने दिया है? विलियम शेल्डन ने। इसने कुछ टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटीज़ की बात की है, इसने 3 टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी की बात की थी अपनी थ्योरी में विलियम शेल्डन ने। एक थी एक्टोमॉर्फ, एक एंडोमॉर्फ, एक मीजोमॉर्फ। ठीक है, इसने ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी टाइप, लोगों की बॉडी की स्ट्रक्चर के बेसिस पे, उनके फिजिकल कैरेक्टर के बेसिस पे कुछ पर्सनैलिटी की बात की थी। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है कि हाउ मेनी पर्सनैलिटीज़ आर गिवन बाय विलियम शेल्डन, कि विलियम शेल्डन ने कितने टाइप ऑफ पर्सनैलिटी की बात की है। तो विलियम शेल्डन ने कितने टाइप की बात की है? उसने की है 3 टाइप ऑफ पर्सनैलिटी। ओके, और यहाँ पे एक ऑप्शन है सिगमंड फ्रायड। जो सिगमंड फ्रायड है इनको क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है फादर ऑफ साइको एनालिसिस, मनोविश्लेषणवाद के जो जनक हैं दैट इज सिगमंड फ्रायड। और सिगमंड फ्रायड ने ही मनोलैंगिक का सिद्धांत दिया था, साइकोसेक्सुअल थ्योरी आल्सो गिवन बाय सिगमंड फ्रायड। तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी आपसे फॉर्म हो सकता है कि हु गेव साइकोसेक्सुअल थ्योरी, मनोलैंगिक सिद्धांत किसने दिया है, या हु गेव साइको एनालिटिकल थ्योरी, साइको एनालिसिस किसने दिया है? तो वो भी सिगमंड फ्रायड ने ही दिया है। ठीक है, तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ मूव टू सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इज डायस्लेक्सिया इज विच टाइप ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी? पहले बात आती है कि लर्निंग डिसेबिलिटी क्या होती है। लर्निंग डिसेबिलिटी मीन्स किसी को कुछ डिसेबिलिटी होगी पर्सन को, ओके, किसी लर्निंग से रिगार्डिंग डिसेबिलिटी होगी। ऐसा नहीं है कि कोई भी इंसान है इस दुनिया में उसमें कोई भी लर्निंग डिसेबिलिटी ना हो, होती है। हर एक इंसान में कोई ना कोई डिसेबिलिटी होती है, बट इसको हम फिजिकल डिसेबिलिटी नहीं ले सकते कि नहीं ऐसी डिसेबिलिटी है।
कि ये परमानेंट लाइफ टाइम ही रहेगी। जैसे होती है ना कुछ डिसेबिलिटीज़ होती हैं पर्सन में कि नहीं ये लाइफ टाइम ही रहेगी, कुछ उसमें दिक्कत है ना। बट जो लर्निंग डिसेबिलिटी होती है ऐसी डिसेबिलिटी होती हैं जो टाइम टू टाइम मतलब उसको ठीक किया जा सकता है, रिकवर कर सकते हैं विद प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आप लर्निंग डिसेबिलिटी से दूर चले जाओगे, मतलब एक तरह से ठीक हो जाएगी लर्निंग डिसेबिलिटी। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि जो डायस्लेक्सिया है वो किस तरह की अधिगम विकलांगता है, किस तरह की लर्निंग डिसेबिलिटी है। ऑप्शन है हमारे पास रीडिंग डिसेबिलिटी, राइटिंग डिसेबिलिटी, स्पीकिंग डिसेबिलिटी एंड मैथमेटिकल डिसेबिलिटी। तो जो डायस्लेक्सिया है दैट इज़ अ रीडिंग डिसेबिलिटी, जिसको पढ़ने में कुछ दिक्कत आएगी, पढ़ने में वर्ड्स में कुछ दिक्कत आएगी। जैसे फॉर एग्जांपल एक वर्ड है बी और एक है डी, जिस बच्चे को बी और डी में फ़र्क समझ नहीं आएगा वो बी को डी पढ़ेगा और डी को बी, जहाँ पे बी लिखना होगा वहाँ पे वो डी लिख देगा। करते हैं छोटे बच्चे ऑलमोस्ट, है ना। तो उसमें किस तरह की डिसेबिलिटी है, उसमें है रीडिंग डिसेबिलिटी, मतलब डायस्लेक्सिया है उस बच्चे में। तो ये रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट ऑप्शन इज राइटिंग डिसेबिलिटी, लिखने संबंधी कुछ विकार है, कुछ डिसेबिलिटी है, तो उसको बोला जाता है डिस्ग्राफिया। जिन बच्चों में लिखने संबंधी डिसेबिलिटी होगी उनको बोल दिया डिस्ग्राफिया। इसमें आप यही एग्जांपल ले सकते हो बी और डी, कि जो बच्चा है वह बी और डी में फ़र्क नहीं समझ पाता है। पहले हमने रीडिंग डिसेबिलिटी की बात की कि उसको पढ़ने नहीं आ रहा है, फिर लिखने में भी वो दिक्कत करेगा। अब जिसको पढ़ने नहीं आ रहा है वो नेचुरल सी बात है वो लिखने में भी कर सकता है ना दिक्कत, वो बी की जगह डी लिख देगा और डी की जगह बी लिख देगा, ठीक है। दैट इज़ अ राइटिंग डिसेबिलिटी। नेक्स्ट स्पीकिंग डिसेबिलिटी, स्पीकिंग डिसेबिलिटी को बोला जाता है अफेजिया। अफेजिया इज टर्म फॉर स्पीकिंग डिसेबिलिटी, ठीक है। कि कोई बच्चे होते हैं जिनसे बोला नहीं जाता है, एकदम से डायरेक्ट नहीं बोल पाते हैं, रुकती है उनकी वॉइस, ठीक है। तो उनमें किस तरह की डिसेबिलिटी है, दैट इज स्पीकिंग डिसेबिलिटी। या कुछ वर्ड होते हैं जो कई बार नहीं प्रोनाउंस कर पाता है कोई भी पर्सन, तो उसमें किस तरह की डिसेबिलिटी है, उसमें है स्पीकिंग डिसेबिलिटी, मतलब बोलने में कुछ अक्षमता है, ठीक है। नेक्स्ट है मैथमेटिकल डिसेबिलिटी। इसके लिए जो टर्म है दैट इज डिसकैल्कुलिया, मतलब कैलकुलेशन में कुछ दिक्कत है, मतलब मैथ में कुछ दिक्कत है, मैथमेटिकल कोई प्रॉब्लम है, दैट इज़ मैथमेटिकल डिसेबिलिटी। मैथ अच्छे से नहीं आता है, वो भी एक तरह की डिसेबिलिटी है। तभी मैंने बोला कि लर्निंग डिसेबिलिटी ऐसा नहीं है कि हर एक इंसान में कोई डिसेबिलिटी नहीं है, कोई ना कोई पक्का होगी। मैथ की बात आ गई, मैक्सिमम पर्सनस को होती है मैथ की में प्रॉब्लम, है ना, कैलकुलेशन में दिक्कत आ जाएगी, या कुछ भी मैथ का कोई क्वेश्चन है वो सॉल्व करने में दिक्कत आएगी, तो उसमें किस तरह की डिसेबिलिटी है, दैट इज़ मैथमेटिकल डिसेबिलिटी। बट अगर आप प्रैक्टिस करोगे इन डिसेबिलिटीज़ पे, इन लर्निंग डिसेबिलिटीज़ पे, मतलब आप प्रैक्टिस करते जाओगे। जैसे बच्चे को मैंने बताया कि बच्चा है वो बी और डी में फ़र्क नहीं कर पाता है, तो अगर बच्चा बी और डी बार बार प्रैक्टिस करेगा, बोलेगा बोलेगा बोलेगा, मतलब विद प्रैक्टिस विद टाइम उसको हम चेंज कर सकते हैं, उसको हम ठीक कर सकते हैं उस डिसेबिलिटी को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एजुकेशनिस्ट गेव आइडिया ऑफ बिहेवियरिज्म इन एजुकेशन सिस्टम। कौन से एजुकेशनिस्ट ने व्यवहारवाद की बात की थी। ऑप्शन है हमारे पास विलियम वुंड, सेकेंड ऑप्शन थॉर्नडाइक, थर्ड ऑप्शन मैक्स वर्दिमर, लास्ट ऑप्शन वॉटसन, ठीक है। तो जो बिहेवियरिज्म का जो आइडिया था दैट इज गिवन बाय वॉटसन, वॉटसन ने दिया था बिहेवियरिज्म का आइडिया। वॉटसन बोलते थे कि किसी के बिहेवियर को चेंज किया जा सकता है विद टाइम, टाइम के साथ, या विद एक्सपीरियंस, या विद जैसे आप लर्निंग करवाओगे उससे किसी के बिहेवियर को चेंज किया जा सकता है। वॉटसन का एक फेवरेट क्यूट भी था कि गिव मी अ डजन ऑफ चिल्ड्रन, कि मुझे 1 डजन बच्चे दो, मैं गारंटी लेता हूँ कि मैं उनको टीचर भी बना सकता हूँ, मैं उनको डॉक्टर भी बना सकता हूँ, इवन उनको बेगर तक बना सकता हूँ, ठीक है। तो जे.बी. वॉटसन बोलते थे कि किसी के बिहेवियर को चेंज किया जा सकता है जैसे आप उसको लर्निंग करवाओगे, ठीक है। ओके, तो ये था कि बिहेवियरिज्म का आइडिया दैट इज़ गिवन बाय जे.बी. वॉटसन। एक ऑप्शन है यहाँ पे विलियम वुड, उसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। एक है थॉर्नडाइक। जो थॉर्नडाइक है, थॉर्नडाइक को बोला जाता है फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, शैक्षणिक मनोविज्ञान के जो जनक हैं दैट इज ए.एल. थॉर्नडाइक, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक इज फुल नेम ऑफ थॉर्नडाइक, और थॉर्नडाइक के द्वारा ही ट्रायल एंड एरर थ्योरी गिवन है। थॉर्नडाइक ने प्रयास और भूल का सिद्धांत दिया है, ठीक है। यहाँ पे एक ऑप्शन है मैक्स वर्दिमर। मैक्स वर्दिमर को बोला जाता है फादर ऑफ गेस्टाल्टिज्म, गेस्टाल्टिज्म के फादर बोला जाता है। जो गेस्टाल्टिज्म है या गेस्टाल्ट वर्ड है, गेस्टाल्ट का मतलब होता है एज अ होल, मतलब जो पार्ट्स से ज़्यादा एज अ होल, कि कोई भी आपने प्रॉब्लम लेनी है उसको पार्ट्स में नहीं लेना है, उसको एज अ होल लेना है, ये बोलते थे मैक्स वर्दिमर। मैक्स वर्दिमर बोलते थे कि आपके पास कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है आपको, तो ऐसा नहीं है कि उसको थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम, थोड़ी आज ले ली, थोड़ी कल ले ली, थोड़ी परसों ले ली, नहीं, उसको एज अ होल परसीव करो आप, तो आप इजीली उसका सोल्यूशन फाइंड कर सकते हो, ठीक है। बार बार फाइंड करने से सोल्यूशन से बेटर है कि सारी प्रॉब्लम को जानो,
और उसका डायरेक्ट सोल्यूशन दो, ठीक है। उसका मतलब था गेस्टाल्ट का मतलब, ठीक है। और ये किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है या साइकोलॉजिस्ट का नाम नहीं है, ठीक है। तो फादर ऑफ गेस्टाल्टिज्म है मैक्स वर्थिमर। अब वॉटसन की बात हमने कर ली। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्रिएटिव स्टूडेंट्स आर, सृजनात्मक शिक्षार्थी होते हैं। ऑप्शन है हमारे पास कन्वर्जेंट थिंकर, सेकेंड ऑप्शन डाइवर्जेंट थिंकर, थर्ड ऑप्शन एक्सट्रोवर्ट एंड लास्ट ऑप्शन वेरी हार्ड वर्किंग। तो ये जो सृजनात्मक शिक्षार्थी होते हैं दैट आर डाइवर्जेंट थिंकर। डाइवर्जेंट थिंकर्स होते हैं हमारे क्रिएटिव स्टूडेंट्स। क्रिएटिव होते हैं जिनमें बड़ी क्रिएटिविटी होती है। क्रिएटिव मतलब कुछ नया बनाने की उनमें इच्छा जागृत रहती है, कुछ ना कुछ क्रिएटिव काम करते रहते हैं वो, है ना। कोई भी मतलब वेस्ट मटेरियल होगा उससे कुछ ना कुछ बना लेंगे, मतलब वेले नहीं बैठते हैं, ऐसे चुपचाप नहीं बैठेंगे, ठीक है ना। तो वो है क्रिएटिव स्टूडेंट। तो उनमें किस तरह की थिंकिंग है, डाइवर्जेंट थिंकिंग या डाइवर्जेंट थिंकर है वो। अब बात आती है डाइवर्जेंट थिंकर क्या होती है, डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होती है। तो डाइवर्जेंट थिंकिंग ऐसी थिंकिंग होती है जिसमें किसी को सोल्यूशन चाहिए किसी प्रॉब्लम का, बट वो सिंगल सोल्यूशन से सेटिस्फाई नहीं होते हैं। वो एक सोल्यूशन से सेटिस्फाई नहीं होगा बच्चा, उसको बहुत सोल्यूशन चाहिए एक प्रॉब्लम का, ठीक है। तो मतलब जब एक प्रॉब्लम का मैनी सोल्यूशन चाहिए दैट मीन्स डाइवर्जेंट थिंकर। और बात आती है कन्वर्जेंट थिंकर। कन्वर्जेंट थिंकर ऐसे होते हैं जिनको अगर एक सोल्यूशन मिल गया, मान लो मैथ का वो क्वेश्चन है, एक सोल्यूशन आ गया तो सेटिस्फाई है कि ठीक है चलो आ तो गया आंसर। बट जो डाइवर्जेंट थिंकर होगा, जो क्रिएटिव स्टूडेंट्स होंगे, वो बोलेंगे कि एक आंसर आ गया, अब कोई और तरीका भी हो सकता है जिससे इसका आंसर और तरीके से निकल जाए, ठीक है। तो ये बात आ गई कि जो क्रिएटिव स्टूडेंट्स हैं वो डाइवर्जेंट थिंकर हैं। एक एक्सट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट भी है यहाँ पे एक वर्ड। तो एक्सट्रोवर्ट मीन्स जो खुद को शो कर देते हैं, शो इन द सेंस कि वो कुछ भी बात बोलनी है तो डायरेक्ट बोल देंगे। और इंट्रोवर्ट इससे उल्टा होता है, इंट्रोवर्ट होते हैं जो बोल नहीं पाते, एक्सप्रेस नहीं कर पाते खुद के व्यूज़, ठीक है। एंड वेरी हार्ड वर्किंग, बहुत परिश्रमी, ये तो पता ही है सभी को। तो क्रिएटिव स्टूडेंट कैसे हैं, डाइवर्जेंट थिंकर, वो एक सोल्यूशन से सेटिस्फाई नहीं होते हैं। नाउ अवर लास्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू पियाजे द चिल्ड्रन आर एबल टू ग्रास्प द कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस एंड कंजर्वेशन इन। कि पियाजे के अकॉर्डिंग जो बच्चे हैं वो वस्तु स्थायित्व और संरक्षण की एबिलिटी कब आती है उनमें, ठीक है। तो ऑप्शन है हमारे पास, फर्स्ट इज सेंसरी मोटर स्टेज, सेकेंड इज प्री ऑपरेशनल स्टेज, थर्ड इज कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज एंड लास्ट इज फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो पियाजे को सबसे पहले जान ले, पियाजे को बोला जाता है फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी। बाल मनोविज्ञान के जो जनक हैं दैट इज जीन पियाजे, क्योंकि ये बच्चों पे ज़्यादा स्टडी करते थे, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट परमानेंस और कंजर्वेशन आई थी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आई थी। तो सबसे पहले हम बात कर ले सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज होती है बर्थ टू 2 ईयर्स, बर्थ से लेके 2 साल तक जो स्टेज चलती है दैट इज सेंसरी मोटर स्टेज। प्री ऑपरेशन स्टेज चलती है 2 to 6 ईयर, ठीक है। एंड थर्ड कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज चलती है 6 to 12 ईयर्स एंड 12 ऑनवर्ड जो भी आएगी दैट इज फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है। तो यहाँ पे बात की ऑब्जेक्ट परमानेंस। ऑब्जेक्ट परमानेंस ऐसी होती है कि जिसमें बच्चे को ऐसा होता है कि अगर आप उसके आंखों के सामने से कोई चीज़ छुपा लोगे, जैसे खिलौना होता है उसको छुपा देते हैं, बोलते हैं कि माऊ ले गया, कुछ भी बोल देते हैं हम। फिर बच्चे को अब जो सेंसरी मोटर स्टेज में होगा बच्चा, 9 मंथ तक होगा जो बच्चा, उसमें नहीं होगी ऑब्जेक्ट परमानेंस। वो सोचेगा कि सच में ले गया, उसमें उतनी थिंकिंग डेवलप नहीं हुई है अभी। बट आफ्टर 9 मंथ बच्चे में ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाती है, मतलब उसको पता चल जाता है कि जानबूझ के छुपाया है इन्होंने मेरे से खिलौना, ठीक है। तो अगर आपसे डायरेक्ट अकेला ऑब्जेक्ट परमानेंस पूछा जाता है एग्जाम में तो आप लगाओगे सेंसरी मोटर स्टेज। अगर साथ में कंजर्वेशन भी पूछा जाता है तो आप लगाओगे कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। अब कंजर्वेशन क्या होता है, कंजर्वेशन मीन्स संरक्षण की उनमें भावना आ जाती है। मान लीजिए बच्चे को 2 किलो रुई दे दी और 2 किलो नमक दे दिया। अब बच्चे से पूछेंगे आपकी बेटा बताओ कौन सी हैवी है, किसका मतलब कौन सी ज़्यादा है, तो रुई को देखेंगे 2 किलो की, ये तो बहुत ज़्यादा है, वेट की उनको कोई नॉलेज नहीं है। तो संरक्षण की कमी किस स्टेज में थी, वो थी प्री ऑपरेशनल स्टेज में। बच्चों को नहीं लगता था पता कि उनमें कंजर्वेशन डेवलप नहीं हुई थी, उनको नहीं पता चलता था कि किस उसको वेट वगैरह की कुछ नॉलेज नहीं थी बच्चों को। जो चीज़ उनको ज़्यादा दिखती थी, वेट वूट का कोई पता नहीं उनको, तो जो चीज़ उनको ज़्यादा दिखती थी उसको बोलते थे कि नहीं ये है ज़्यादा। अब नमक का पैकेट होगा वो नेचुरल सी बात है 2 किलो का होगा, वो वेट में ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू रुई कॉटन से, है ना। बच्चे में नहीं है। बट जब कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज आती है, जब बच्चा 6 से 12 साल का हो जाता है तो उसमें कंजर्वेशन डेवलप हो जाती है, उसको पता चल जाता है कि कौन सी चीज़ भारी है, किसको हम बड़ा बोलेंगे, है ना। तो अब देखो ऑब्जेक्ट परमानेंस आई थी सेंसरी मोटर स्टेज में, कंजर्वेशन आई हमारी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। अब नेचुरल सी बात है यहाँ पे हम सेंसरी मोटर स्टेज नहीं लगाएंगे, क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट परमानेंस तो आ चुकी है,
जो चीज़ एक बार आ गई वो जाएगी थोड़ी ना। अब बच्चे को पता चल गया कि मेरे से चीज़ें छुपाई जा रही हैं, अब बच्चा बड़ा होता जा रहा है तो वो चीज़ खत्म थोड़ी ना होगी बच्चे में, अब उसमें और चीज़ें डेवलप होगी ना, और कुछ क्वालिटीज़ आएंगी। तो कंजर्वेशन आई थी कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज में, तो अब इसका आंसर रहेगा कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, यही आप राइट टिक करोगे। ठीक है, तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो आज मैंने डिस्कस किए। तो नेक्स्ट पार्ट में मैं और क्वेश्चंस लेके आऊँगी। तो आई होप आपको आज का ये सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो then please to like, share and subscribe our channel. Thank you.